स्वागत है आप सभी का डॉक्टरेट डायलॉग के नए एपिसोड में। आज हम साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी सार्क की जो 8 कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर बनाया है। ये दिल्ली के मैदानगढ़ी में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। और डॉक्टरेट डायलॉग के इस नए एपिसोड में आज हम डिपार्टमेंट ऑफ आईआर के हमारे एक स्कॉलर हैं केशव झा। केशव झा जेआरएफ भी क्वालिफाइड हैं और इसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। लास्ट के 40 दिन बचे हैं आपके इस एग्ज़ाम के, तो हम आपके पेपर में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से वो क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको इस बार जेआरएफ दिलाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे केशव से। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बिना स्ट्रैटेजी के आप तैयारी करेंगे तो कुछ भी नहीं क्वालिफाई होगा। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। क्या 6 महीने काफ़ी होते हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए? क्योंकि हर 6 महीने पे एक नया अटेम्प्ट आता है। 2 महीने आप पेपर 1 के लिए और बाकी के टाइम आप पेपर 2 के लिए आप रख सकते हो। क्या जितना सिलेबस दिया हुआ है वो सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है? टू बी ऑनेस्ट नहीं, आप सब कुछ सिलेबस को आप 100% कवर नहीं कर सकते हो। हाँ, तो केशव एक बार अपने बारे में कुछ बताइए। आप हैं कहाँ से और आपका यूजी पीजी कहाँ से हुआ है, स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आपका कौन से अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है? मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी क्लास 10 तक की स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ झपां से हुई थी। फिर मैंने 12th वहीं पे एक नॉन अटेंडिंग स्कूल से की एंड देन फॉर माय ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स उसके लिए मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आया। वहाँ पे मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड देन मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की मैंने पढ़ाई की। मेरा यूजीसी नेट तीसरे अटेम्प्ट में हुआ था जो 2023 के दिसंबर में हुआ था एंड रिजल्ट 2024 के जनवरी में आई थी। ठीक है। और उसके पहले जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें कुछ क्वालिफाई हुआ था? उससे पहले जो 2 अटेम्प्ट मैंने दिए थे उसमें जो पहला अटेम्प्ट था इट वाज जस्ट काइंड ऑफ चेकिंग माई सेल्फ आउट, तो उसमें मेरा कुछ नहीं हुआ था। एंड सेकंड अटेम्प्ट में मैंने तैयारी की थी बट बिना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के मैंने वो तैयारी की थी एंड उसकी वजह से मेरा उसमें भी कुछ नहीं हुआ था। तो जो तीसरा अटेम्प्ट था मेरा उसमें मैंने नेट एंड जेआरएफ दोनों एक साथ क्वालिफाई किया था। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बिना स्ट्रैटेजी के आप तैयारी करेंगे तो कुछ भी नहीं क्वालिफाई होगा। बिल्कुल ऐसा है कि आप हर एक चीज़ को पढ़ते चले जाओ तो पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल थॉट आप पढ़ रहे हो, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हो, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, बट केवल पढ़ने से काम नहीं होगा। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। सो एक स्ट्रैटेजी आपको बिल्डअप करनी है पेपर 1 एंड पेपर 2 को कंबाइन करके। क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी का मेंशन किया है तो अभी जैसे जून वाला जो अटेम्प्ट है उसकी डेट भी आ गई है कि 22 से 30 जून के बीच में होना है, तो लास्ट के करीब 40 दिन बचे हैं। इस टाइम पे बच्चों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मॉक, रिवीजन या जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है या तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? एक्चुअली तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बच्चे अपने टाइम के अकॉर्डिंग बिठा ले तो बहुत ज्यादा सही रहता है। रिवीजन के लिए मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि रिवीजन जो था वो मेरे केस में बहुत ज्यादा वर्क करता था। मैं जो चीजें पढ़ता था सुबह में उसको रात को मैं एक बार बैठ के रिवाइज करता था एंड रिवीजन विथ अ स्ट्रेटजी ये थी मेरी कि मैं उन चीजों को लिखता था बुलेट्स की तरह। तो एक स्नैपशॉट मेमोरी जो कहते हैं वो मैं बनाता था रात को बैठ के। जब मैंने बुलेट्स लिख ली उसको तो एक स्नैपशॉट मेमोरी मेरी बन गई बैकएंड में और फिर मैं उससे रिमाइंड करता था अगले दिन या कभी 2-3 दिनों बाद मैं रिमाइंड करता था उसे। तो फैक्ट्स जो थी मैंने उसे फैक्ट्स को वैसे याद किया था एंड थियरीज के लिए क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करता था बिकॉज क्वेश्चंस जो अब नेट में आ रही है जिस तरह की, तो ये एग्जाम्स पहले की तरह नहीं है कि यू विल जस्ट गेट अ वन लाइनर। अब जो है आपको 4 स्टेटमेंट दे देते हैं, उन स्टेटमेंट के भीतर आपको फिर 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से आपको चुनना होता है। सो दैट थिंग्स उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है एंड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सो अगर आप तीनों को कंबाइन करके चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, अगर आप तीनों को कंबाइन करके चल रहे हो तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो केशव आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है एंड जेआरएफ क्वालिफाई करना लगभग हर स्टूडेंट का सपना होता है जो भी इस जर्नी में आता है। तो क्या आपको अपना स्कोर याद है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपका कितना स्कोर था? हाँ, मुझे अपना स्कोर याद है क्योंकि वो जो मोमेंट था जब मैंने अपना रिजल्ट चेक किया था तो रात को रिजल्ट आया था और मैं सो गया था क्योंकि वो वेबसाइट नहीं ओपन होती है। तो मैं सो गया था एंड जब मैं सुबह उठा 5 बजे तो मैं फ़ोन खोला और मैंने कुछ लोगों के रिजल्ट देखे, वो अपना रिजल्ट अपडेट कर रहे थे। तो जब मैंने अपना चेक किया तो मुझे याद है कि मुझे 37 मुझे पेपर 1 में मिले थे एंड अराउंड 77 मुझे पेपर 2 में मिले थे पॉलिटिकल साइंस में। तो ये टोटल 114 के आसपास हो जाते हैं। पेपर 1 जो है वो मतलब हर सब्जेक्ट में कॉमन है करीब, अभी मतलब इस बार से तो 87 सब्जेक्ट में पेपर होगा एंड पेपर 1 सब में कॉमन है। पेपर 1 गेम चेंजर है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। पेपर 1 की स्ट्रैटेजी पे आप थोड़ा सा और गाइड कीजिए क्योंकि इस टाइम बच्चा मतलब नॉर्मली जो बच्चा है वो अपने पेपर 2 पे फोकस करता है, पेपर 1 को वो छोड़ देता है, जबकि पेपर 1 ही आपको जेआरएफ दिलाता है।
तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, अगर आप थोड़ा और डिटेल में बता पाएं। और अभी एक और बच्चों का सवाल होता है कि क्या पेपर 1 में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर 1 कवर किया जा सकता है? ओके, सो पेपर 1 की अगर मैं स्ट्रेटजी की पहले बात करूं तो पेपर 1 में जो है टोटल 10 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने जो डिवाइड किया था, या कोई भी स्टूडेंट अगर इजीली उसे आइडेंटिफाई करेगा, तो 10 यूनिट्स में से 5 ऐसी यूनिट्स है जिसको आप इजी टू अटेम्प्ट रख सकते हो, ठीक है। एंड जो बाकी के 5 यूनिट्स है उसके लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जैसा कि रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 5 यूनिट्स ऐसी है जिसको आप एक बार से 2 बार पढ़ोगे तो इजीली आप क्रैक कर लोगे, ठीक है। फिर जो बाकी के 5 यूनिट्स आती है जिसमें आपको इंडियन लॉजिक हो गई, गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी की जो पेपर होती है, हायर एजुकेशन की जो होती है, एंड फिर पीपल एंड एनवायरनमेंट जो होती है, तो इस पेपर के लिए आपको जो है थोड़ा ज्यादा डीप में मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव पेपर्स होते हैं। आप जो पीपल एंड एनवायरनमेंट का है उसमें आप पीपल के बारे में भी पढ़ रहे हो, फिर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट के एक्ट्स पढ़ रहे हो, फिर इंटरनेशनल कन्वेंशंस पढ़ रहे हो। तो ये जो एक्सटेंसिवली आपको पढ़नी पड़ती है, इसलिए जब आप पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हो तो इन 5 यूनिट्स को जब आप पहले, तो ऐसा नहीं कि आप 50-50 सबको दो, आप ऐसा कर सकते हो 70-30 कर दो, या फिर 60-40 कर दो, ताकि जो 5 बड़ी यूनिट्स हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सको। और जो ये 5 यूनिट्स है जो इसमें रिसर्च आता है, रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ये थोड़ी बड़ी है, इनको आप मेहनत कर लो। देन कम्युनिकेशन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। एंड टू बी इट कि आपको अराउंड 35+ क्वेश्चंस कैसे भी उसमें करेक्ट करने ही हैं पेपर 1 में टू क्वालिफाई द JRF। अगर वो आप नहीं करेक्ट कर रहे हो तो आपके लिए JRF बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पेपर 1 में आप बहुत अच्छा भी कर रहे, सॉरी पेपर 2 में अगर आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो और पेपर 1 में आपका स्कोर अच्छा नहीं है, तो वो JRF नहीं, आपको नेट दिलवा देता है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि जो बच्चे कहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के केवल कर लूं, तो अगर ब्रेकआउट करते हैं क्वेश्चन पेपर का, 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस, तो 5-5 क्वेश्चंस अगर कोई बच्चा 10 साल के भी लगा रहा है, तो अगर वो किसी भी एक यूनिट के 50 क्वेश्चन से लगा रहा है 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर के, तो वो एनफ नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो अब के पेपर्स आ रहे हैं और पहले के जो पेपर्स थे उसमें काफ़ी डिफरेंस था। टू बी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, मतलब नॉलेज तो वही रहता है, बट क्वेश्चंस पूछने का तरीका ये हमेशा अपडेट होते रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अगर आप कुछ पढ़ भी रहे हो, किसी भी एक बुक को, किसी भी एक यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर रहे हो पेपर 1 के लिए, दैट विल बी टू ग्रेट फॉर यू। ओके, तो आपका मेनली कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस के लिए वो आपको हेल्प करेंगे, बट उनसे सिलेबस कवर नहीं होगा, एंड आप पेपर 1 में डेफिनेटली वो जो सेफ स्कोर है कि करीब आपको 35 से 37 क्वेश्चन आपको वहाँ पे सही करने, वो नहीं हो पाएगा। ओके, सो केशव, आपका ये कैंपस तो बहुत ही सुंदर है, एंड अगेन यहाँ पे सीट्स भी बहुत कम है, तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है कि आप यहाँ पे जो है PhD कर रहे हैं। तो हम चलते हैं इस कैंपस के एक छोटे से डिटूर पे। बिल्कुल, और हम जो है वो चलते फिरते बात भी कर लेंगे। बिल्कुल। केशव, हमारे चैनल पे जो बच्चे हैं उनके कुछ डाउट हैं, तो मैं वो कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला कि क्या 6 महीने काफी होते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए? हाँ, 6 महीने काफी है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि हर 6 महीने पे एक नया अटेम्प्ट आता है। तो आप ये जो 6 महीने हैं उसमें आप 2 महीने आप पेपर 1 के लिए और बाकी के टाइम आप पेपर 2 के लिए आप रख सकते हो। तो इन 6 महीने में आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो? एंड 6 मंथ्स का जो मुझे लग रहा है कि ये एक UGC नेट के लिए काफ़ी रहता है ये टाइम। ओके, एक और जो बच्चों का डाउट है वो ये है कि आज के टाइम पे, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको सिर्फ मतलब एलिजिबल बनाता है कई सारी अलग जॉब के लिए, बट ये जॉब नहीं दिलाता है, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करते ही आपको जॉब नहीं मिलती है, तो क्या UGC नेट वर्थ है या नहीं? ये बड़ा ही एक टेक्निकल क्वेश्चन है, या पेचीदा सवाल आप इसे कहें, क्योंकि आफ्टर डूइंग नेट, अगर आप नेट या JRF क्वालिफाई कर ले रहे हो, तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो क्वालिफाइड हो गए कि ठीक है, अब कहीं पे भी वैकेंसी आएगी तो आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हो, बट हर एक जगह जो इंटरव्यू की क्राइटेरियाज होती है वो डिफरेंट होती है। समटाइम्स इट इज़ लाइक कि वहाँ पे उनको PhD चाहिए होता है, वहाँ पे कभी पब्लिकेशन चाहिए होता है, API स्कोर की बात आ जाती है। तो आपको सीधा नेट देने के बाद ऐसा तो नहीं कि आप सीधा आपको जॉब मिल जाएगी। जहाँ तक JRF की बात है, अगर आप JRF क्वालिफाई कर ले रहे हो और रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है, तो ये आपके लिए काफ़ी सही रहता है कि आपको एक रिसर्च करने के लिए एक बैकबोन मिल जाता है, क्योंकि 5 सालों तक आप एक टॉपिक लोगे, उस पर आप पढ़ते रहोगे। तो जब रिसर्च के बीच में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में मन में खुद में एक डाउट आता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो वर्थ है। तो अगर आपके पास एक बैकअप है कि ठीक है मुझे JRF मिल रहा है और रिसर्च के लिए मेरे पास फंड्स हैं,
मैं उससे बुक्स खरीद सकता हूँ, मैं फील्ड सर्वे पे जा सकता हूँ, मैं कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर सकता हूँ, तो वहाँ पे ये वर्थ लगता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बच्चों से यही कहता हूँ जो मुझसे भी पूछते हैं कि मैं रिसर्च के लिए मतलब आना चाहता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अपने आप से पूछो कि यार मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, क्योंकि रिसर्च एक बहुत लंबी जर्नी है एंड इस जर्नी में आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। डाउन्स ज़्यादा होती है, अप्स कम मिलती है। आपको कुछ एकदम स्टारडम नहीं मिलने वाला है, तो आपको बुक वर्म बनना पड़ेगा, बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है कि मैं बच्चों को वही सजेस्ट करता हूँ कि पहले अपने आप से एक सवाल करो कि क्या मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। ओके तो क्योंकि आपने दोनों लाइफ के बारे में मेंशन किया है, एक रिसर्चर के लिए मतलब ये एग्जाम किस तरीके से बेनिफिशियल है एंड ये आपको मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल बना देता है। दोनों ही करियर में क्या ज्यादा स्टेबल है, क्या ज्यादा बेस्ट है, और कौन आपको ज्यादा रुतबा एंड प्रेस्टीज दिलाता है? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मैं दो तरीके से करूँगा। बिल्कुल। अगर आप दिल्ली में हो तो आप एज अ रिसर्चर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों के लिए आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि दिल्ली में एक देश का सेंटर होने की वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारे थिंक टैंक्स अलग अलग एरिया में काम करते हुए मिल जाते हैं, जिनके साथ आप रिसर्च का काम कर सकते हो। उनके लिए रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च फेलो, सीनियर फेलो, जूनियर फेलो, किसी भी पोजीशन पे आप उनके लिए काम कर सकते हो। और उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा रिसर्च का, जिसमें आप पब्लिकेशंस में काफ़ी जा सकते हो। आपका नाम जो है पर्टिकुलरली रिसर्च को लेके, अब जैसे मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कुछ अगर ऐसी पॉलिसी को रिलेटेड पेपर लिखूँ, पॉलिसी से रिलेटेड, तो उसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अप्रिशिएट करेगी और मुझे वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिल्कुल। जहाँ तक दूसरी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं एक स्टेबल लाइफ अपनी जीऊँ, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपको ये रहता है कि यू विल बी टीचिंग स्टूडेंट्स एंड ऑन पार्शियली यू विल बी डूइंग योर रिसर्च एज वेल। तो आप पेपर्स तब भी लिखते रहते हो, बट ये होता है कि आपको जो एकेडमिया में आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ मिल जाता है। तो अगर आप चाहते क्या हो, अगर बच्चे चाहते हैं कि ठीक है वो बस असिस्टेंट प्रोफेसर तक वो क्वालिफाई, मतलब आफ्टर डूइंग पीएचडी वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, तो उनके लिए वो एक स्टेबल लाइफ मिलती है। बट बीइंग अ रिसर्चर, यहाँ पे थिंक टैंक्स में काम करना वो थोड़ा एक रफ पार्ट होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली आप वर्क कर रहे हो। करंट सिनेरियो में जो वर्ल्ड में हो रहा है, अभी चेंज हो रहा है, आप उसमें कुछ नया लिख रहे हो, फिर 2-3 साल बाद कुछ और हो जा रहा है, तो वो थोड़ा हार्ड वर्किंग होता है। बट हाँ, दोनों ये दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं। ओके। इस एग्जाम में नॉर्मली 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक बिगिनर होते हैं जिन्होंने अभी अभी शुरू किया हुआ है एंड उन्होंने मतलब अभी डिसाइड किया है, क्योंकि नॉर्मली बच्चा जब कॉलेज में जाता है तभी उसको पता चलता है इस एग्जाम के बारे में। देन उसके बाद इंटरमीडिएट वाले जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं बट उनका कुछ नहीं निकल रहा है एंड उन्होंने जो अपना सिलेबस है वो भी 60-70% पढ़ रखा है। दूसरे एडवांस वाले जिन्होंने सिलेबस भी कर रखा है, इसके बाद उनका नेट वगैरह क्वालिफाई हो रहा है, नेट पीएचडी ओनली, बट जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। इस टाइम में लास्ट के जो 40 दिन बचे हैं, इस टाइम में इन तीनों के लिए क्या अलग अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बताइए, वन बाय वन। हाँ, जो बिगिनर बच्चे हैं, जो जैसे मेरी डिपार्टमेंट के मिलते हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे, तो वो सुपर एक्साइटेड रहते हैं कि मैं इस बार नेट दे रहा हूँ। तो वैसे बच्चों के लिए जो पहला अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उनको मैं कहता हूँ, अगर वो कुछ उनमें ये रहता है क्वेश्चंस की दूँ या ना दूँ, मैं अटेम्प्ट छोड़ दूँ, तो मैं उन्हें इंकरेज करता हूँ कि नहीं, यू शुड गो फॉर इट, आप इसके लिए जाओ। देन यू विल नो कि हाँ आपको एग्जाम में क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो सेकंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम 1-2 बार वो दे रखे हैं और 50-60% उनका सिलेबस कवर हो गया है, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि मैराथन सेशंस अगर वो फॉलो कर सकें और इन 40 दिनों में प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ मॉक टेस्ट पे वो ज़्यादा ध्यान दें, क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो अटेम्प्ट कर सकें, एंड एक रिवीजन की स्ट्रेटजी बना के कि मुझे 1 वीक में 1 यूनिट ख़त्म करनी है या फिर मुझे 2 दिन में 1 यूनिट ख़त्म करनी है, इस चीज़ को लेके एंड साथ में पेपर 1 को बैलेंस करके अगर वो चल रहे हैं तो वो उनके लिए सही है। जो बच्चे नेट जिनका नेट ज़्यादा बार क्वालिफाई हो रहा है, 2-3 अटेम्प्ट उनका नेट हो चुका है नेट, बट उनका जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, वैसे बच्चों के लिए मैं एक अपनी छोटी सी कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो ऐसे ही कर रहा है, उसके साथ ये हो रहा है कि वो नेट तो क्वालिफाई कर ले रहा है बहुत इजीली, बट जेआरएफ पे वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे बताया कि मुझे पेपर 1 पढ़ना पसंद नहीं है। तो मैंने उसे समझाया कि देखो, पेपर 2 तुम्हें तुम्हारे नेट तक ले जा रहा है क्योंकि तुम अपने सब्जेक्ट की बहुत एक्सपर्ट हो, यू नो कि ठीक है मैं इस पेपर में अच्छे से इन चीज़ों को जान रहा हूँ, बट पेपर 1 जो है, जो जनरल पेपर है,
और वो सारी चीजें हैं जो आपके रिसर्च में आपको काम आएंगी आगे जाके। जब मैं रिसर्च करना शुरू किया तो फिर मैं समझा कि ठीक है, इंडियन लॉजिक की क्या जरूरत है, जो तर्क की बात हम उसमें पढ़ते हैं, या फिर हम रिसर्च में जो मेथड्स की बात करते हैं, या फिर जब आप पढ़ाने जाओगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो पेडागॉगी की बात होती है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत वो एज अ जनरल पेपर आपको हेल्प करता है। तो उन्हें पेपर 1 पे फोकस करने के लिए मैं बोलूँगा, और अपने प्रीवियस स्कोर्स को वो एनालाइज करें कि वो कितने मार्क्स से उनका छूट रहा है। गलतियों को वो एक बार देखें, देन फिर एक बेटर स्ट्रेटजी बिल्ड करके। और इन 40 दिनों में वो भी जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स, और उन्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स कम लगाने चाहिए, उन्हें जो न्यू क्वेश्चंस है, न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहें। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स है मैं उस पर फोकस करने के लिए बोलूँगा सब बच्चों को। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ 3-4 अटेम्प्ट के प्रीवियस अटेम्प्ट्स के, तो उसमें जो है क्वेश्चंस आपको हमेशा जो आते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं। अभी जैसे ईरान वॉर हो गया है, ईरान यूएस वॉर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। उससे पहले जो वेनेजुएला की क्राइसिस हुई थी, उससे आपको जो ऑयल क्राइसिस बार बार हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी की जो क्राइसिस हो रही है कंट्रीज में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे। तो इन चीज़ों के लिए आप करंट अफेयर्स को आप एक बार अपडेट कर लो अपने आप को। जो पीछे जनवरी से लेके अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को मैं बच्चों को बोलूँगा कि वो इसको जरूर पढ़ ले और ध्यान से एक बार देख ले। अच्छा, एक सवाल जो अब मतलब एक जवाब जो आपने यहाँ पे दिया कि बच्चों को कई बार पेपर 1 या पेपर 2 मतलब क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है तो वो पढ़ने का मन नहीं करता। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जितना सिलेबस दिया हुआ है वो सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि हर यूनिट का इक्वल वेटेज नहीं है, एंड जितना भी टॉपिक है, कुछ तो ऐसे टॉपिक है जहाँ से कुछ पूछता भी नहीं है। क्या सब कुछ पढ़ना चाहिए या कुछ छोड़ा भी जा सकता है? ट्रेंड का जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बेसिस पे आप एक ट्रेंड फॉलो करें, जहाँ से नहीं पूछा उसको छोड़ भी सकते हैं। क्या आपने सब कुछ पढ़ा था? टू बी ऑनेस्ट नहीं, आप सब कुछ सिलेबस को आप 100% कवर नहीं कर सकते हो। हाँ। चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, आप भले ही अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस की मैं बता रहा हूँ, अब वो करते हैं जॉन रॉल्स के बुक्स के चैप्टर्स के नाम वो पूछ देते हैं कि इनको क्रोनोलॉजी में आप अरेंज करो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है कि आप इन चीज़ों को आप मतलब हर एक चीज़ को आप नहीं पढ़ सकते हो। बट हाँ, कुछ है, जैसे आप पिछले ईयर के ट्रेंड्स को देख सकते हो कि ठीक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो ठीक है मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा लगाऊंगा, उस पर ज़्यादा मैं ध्यान दूंगा। जो अभी मैं देखा हूँ, शायद आप इसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ कि उसमें पॉलिटिकल थॉट एंड थियरी का क्या पोर्शन रह रहा है, क्योंकि ऐसा तो है कि 10-10 क्वेश्चन सबसे पूछने हैं, बट उसमें होता है कि कोई एक सेक्शन होता है जो ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो इसको मतलब एनालाइज करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हाँ टाइम क्योंकि कम है, 40 दिन का टाइम है, तो इसमें आप उन चीज़ों को क्लटर को छोड़ दो, क्योंकि जिनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन पे टाइम इन्वेस्ट करना। मैं कहता हूँ वाइजली अपने टाइम को यूज़ करो, उन पे अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें बच्चे। दैट विल बी वन स्ट्रेटजी। तो केशव, आप एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, क्या फर्क होता है एक नेशनल या स्टेट यूनिवर्सिटी, मतलब सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने में एंड एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने में? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज प्रिविलेज्ड। अच्छा, ओके, मैं यहाँ पे आ गया। हाँ, बट हाँ डिफरेंसेस हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल में, एंड जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इंडिया में, चाहे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो या नालंदा यूनिवर्सिटी हो जो बिहार में। तो यहाँ पे जो है आपको जो इंटेंसिव कोर्स वर्क कराया जाता है, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था पीएचडी में, वो इंटेंसिव कोर्स वर्क का था। ठीक है, क्योंकि जो कोर्स वर्क में आप कर रहे हो, आप रेगुलर पढ़ाई करते जा रहे हो, आपको हर एक 6 महीने पे पेपर देना है, टर्म पेपर लिखना है, सेमिनार पेपर आपको एक देना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इसमें अलग लगी। दूसरी बात ये कि जो यहाँ पे टीचर्स होते हैं, वो आपको जो पेपर्स होते हैं, आप यहाँ के सिलेबस को देखोगे और बाकी जगह के सिलेबस को देखोगे तो आप बहुत एक बड़ा डिफरेंस पाओगे उसमें। क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो पेपर ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर रीजनल गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें वो रिसेंट पेपर्स को इंक्लूड करते हैं कि ठीक है इंडिया में साउथ एशियन रीजनल इंटीग्रेशन में क्या चल रहा है, या फिर यूरोपियन यूनियन में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों को लेके जो रिसेंट पेपर्स हैं उनको वो इंक्लूड करते रहते हैं। साथ ही साथ जो रीडिंग्स होती है वो हर 6 महीने पे ये अपडेट करते हैं बच्चों को। एंड इट इज़ नॉट कि जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि ठीक है तुम पर्टिकुलर एक बुक को फॉलो कर लो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अब जाके ये ट्रेंड आया है कि ठीक है हम बच्चों को देंगे कि ठीक है यार तुम ये पढ़ो ये पढ़ो, बट यहाँ पे ये है कि हमेशा आपको एक नया चैप्टर, एक नए पेपर्स हर एक यूनिट के लिए दिए जाते हैं। फिर असेसमेंट की जो बात होती है तो यहाँ पे असेसमेंट भी आपका वैसे ही होता है। क्वेश्चंस जो होंगे आपको नॉट टू बी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। आपको उसके लिए टेक्निकली मतलब पूरे पेपर्स जितने आपको दिए गए हैं वो पढ़ना पड़ता है।
उन पेपर्स को पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए जाते हो तो फिर आपको टीचर जो है क्वेश्चंस भी वैसे ही पूछता है कि ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है रीडिंग, उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो अभी के करंट सिनेरियोज से। ओके, तो केशव अभी तो लाइफ सॉर्टेड है, मतलब JRF भी हो गया है, हाँ। यहाँ एडमिशन भी हो गया है, तो कौन से वो लोग हैं जिनका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं? अगर आप उनका नाम लेना चाहें, आपके टीचर या फैमिली मेम्बर। बहुत सारे लोग हैं बट बहुत जिनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। सबसे पहले मेरी फैमिली, उसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े भाई एंड फिर एक मेरी दोस्त आंचल, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था उस टाइम, क्योंकि प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, बट उसने मुझे सपोर्ट किया था वहाँ पे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अपने सुपरवाइजर डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी एंड BHU में मेरी एक प्रोफेसर डॉक्टर वैशाली रघुवंशी, उन दोनों को मतलब थैंक यू हमेशा मैं कहते रहता हूँ उनको, या फिर मेरे स्कूल के जो टीचर्स रहे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने मुझे वो एक मेहनत करने की जो कहते हैं आदत लगवा दी कि ठीक है तुम्हें मेहनत करना है। वो मेरे साथ जो हुआ वो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ओके, तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आपके जो भी इंसाइट्स हैं इस पेपर को लेके वो हमारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेंगे। लास्ट में जाते आते अगर कोई 3 ऐसे टिप्स या ट्रिक्स इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की अगर आप हमारे स्टूडेंट को बताना चाहें तो आप प्लीज़ एक बार वो बताइए। अभी 40 दिन जो बचे हैं उसमें अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो 3 सबसे बेसिक टास्क आप करो: टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये 3 चीज़ें अभी स्टूडेंट्स को ये 40 दिनों के लिए लगातार करते रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद केशव, थैंक यू सो मच। थैंक यू।